यह एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस कहानी को लिखा है हर्षपाल जी ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए कहानी सुनाता हूँ। मैंने कमरे का दरवाज़ा जैसे खोला और अंदर जाने लगा। अंदर बहुत अंधेरा था। कमरे का सारा सामान बिखरा हुआ था। कमरे की चीज़ इधर उधर बिखरी पड़ी थी। सीलन भरी दीवारें और चारों तरफ फैले मकड़ी के जाले, सब कुछ बहुत डरावना लग रहा था। कमरे में एक तरह का सन्नाटा छाया हुआ था। अंधेरे कमरे में सन्नाटा कमरे को और अधिक डरावना बना रहा था। इस खौफनाक सन्नाटे में मुझे अपने पैरों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। मैं उस अंधेरे कमरे में आगे बढ़ता जा रहा था। एकाएक चमगादड़ों का झुंड मेरे पास से गुजरा। मैं घबरा गया। मेरी सांसें तेज और धड़कन जोर से चलने लगी और मेरे शरीर में कपकपी दौड़ गई। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर कुछ साहस करके आगे बढ़ा। मैंने वहाँ जो देखा उसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह सब मुझे देखना पड़ेगा। मैंने देखा कि परी कमरे के कोने में सहमी और डरी बैठी है। उसके काले घने बाल इधर उधर बिखरे पड़े थे। कपड़ों की हालत ऐसी थी मानो किसी ने नाखूनों से नोचकर सारे कपड़े फाड़ डाले हो और बेचारी उन कपड़ों के चिथड़े को लपेटे हुए है। उसकी लाल आंखें और आंखों के चारों ओर काले धब्बे इस बात को बयां कर रहे थे कि कई रातों से वह सोई नहीं थी। वह छत की तरफ मुंह करके उदास खोई हुई सी बैठी थी। मैंने उसे आवाज़ लगाई, परी। वो आवाज़ सुनकर चुप पड़ी। मुझे देखकर पहले तो वह पीछे हटी जैसे मैं अनजान हूँ। फिर मेरे गले लगकर जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, मुझे बचा लो राहुल, वो मुझे नहीं छोड़ेगा, मुझे मार देगा, मुझे अपने साथ ले जाएगा। मैंने कहा, कौन नहीं छोड़ेगा तुझे? परी, मुझे बताओ, घबराओ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। परी ने घबराते हुए कहा, वो आ गया है, वो तुम्हारे पीछे है, वो हमारी तरफ ही आ रहा है, वो नहीं छोड़ेगा मुझे, सबको मार देगा, वो आ रहा है। मैंने पीछे देखा, मुझे वहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया। मैंने परी को संभालते हुए कहा, पीछे कोई नहीं है वहाँ। वह अभी भी बार बार यही कह रही थी कि वो आ रहा है, वो आ गया। इतना कहते कहते परी बेहोश हो गई। मैं यह देखकर घबरा गया। मैं वहाँ से उठकर चला गया। मैं अपने पहले दिनों को सोचने लगा। 2 साल पहले लगभग अप्रैल के महीने में मेरी मैट्रिक की परीक्षा पूरी हुई थी। इसके बाद मैंने कॉलेज में नाम लिखाई थी। यहीं पर मेरी पहली मुलाकात परी से हुई थी। मैं और परी, हम दोनों ने एक साथ कॉलेज की पढ़ाई शुरू की। अब ज़्यादातर समय मैं और परी साथ साथ बिताने लगे थे। पढ़ना, खाना पीना, यहाँ तक कि कॉलेज की छुट्टियों में साथ घूमना आदि। अब मेरे और परी के बीच प्यार बढ़ने लगा और हमारे प्यार की बातें सारे कॉलेज में फैल गई। कॉलेज की छुट्टियों में सभी अपने घर जाने की तैयारी करने लगे। मैं भी अपनी छुट्टियां बिताने के लिए गांव जाने की तैयारी करने लगा। मैं अपने कमरे में सामान पैक कर रहा था। रात 9 बजे की मेरी ट्रेन थी। मैं एक एक चीज़ को संभाल कर रख रहा था। तभी अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा कोई पीटने लगा। मैंने पूछा, कौन है? उधर से आवाज़ आई, मैं, परी। मैंने कहा, दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाओ। वह मेरे पास आई और पलंग पर बैठ गई। मैंने पूछा, इस बार की छुट्टियों में मम्मी पापा के साथ कहाँ जाने का इरादा है? परी ने कहा, कहीं नहीं, सोचती हूँ इस बार घर पर ही रहूँ। मैंने कहा, क्यों? घर में बैठे बैठे बोर होना है क्या परी? नहीं, इस बार पापा ने लड़का देखने का फैसला किया है। मैंने कहा, परी, तुमने उन्हें हमारे बारे में नहीं बताया? परी ने रोते हुए कहा, वह तुमसे मेरी शादी नहीं करना चाहते। मैंने कहा, क्यों? परी ने कहा, पता नहीं। मैं फिर कुछ नहीं बोला। परी ने पूछा, फिर छुट्टियों के बाद मिलोगे? मैंने कहा, अब मिलने का क्या फ़ायदा? इतना कहकर मैं गुस्से से वहाँ से चला गया। परी वहीं बैठी रही। शाम को मैं गांव में आ गया था। शायद परी भी अपने घर चली गई होगी। औरों की छुट्टियां ना जाने कैसी बीती होगी, परंतु मैं उन दिनों बेहद उदास रहता था। काम में मन नहीं लगता था। छुट्टियां खत्म होने के बाद मैं फिर से कॉलेज लौट आया। वहाँ मुझे सब मिले, परंतु परी ना मिली। मैंने सोचा उसकी शादी होने के चक्कर में कॉलेज आने में देर हो गई होगी। कुछ दिन मुझे परी दिखाई नहीं दी। तब मैंने परी की सहेली को, जो उसके गांव से आई थी,
उसे बुलाया। मैं उससे कहा, काजल तुम्हारी दोस्त नजर नहीं आ रही है, कहाँ है? वह मेरे सवालों को सुनकर काजल दुखी हो गई। मैंने उससे पूछा, तुम इतनी उदास क्यों हो? काजल ने कहा, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, परी जब से कॉलेज से गई है बीमार रहने लगी है, खाना पीना भूल गई है। अब वह किसी से बात भी नहीं करती, अंधेरे कमरे में चुपचाप बैठी रहती है। कभी कभी इतनी बुरी तरह चिल्लाती है कि घर वालों की रूह कांप जाती है। कभी अपने आप से बातें करने लगती है, कभी रोने लगती है और कभी हंसने लगती है। कभी कहती है, वह मुझे मार देगा, वह मुझे नहीं छोड़ेगा, वह किसी को नहीं छोड़ेगा। कभी अपनी आप हवा में उल्टी लटक जाती है। मैं अचंभित होकर पूछा, क्या यह सच है? काजल, हाँ। मैंने कहा, काजल क्या तुम उसके घर का पता बता सकती हो? उसने मुझे परी के घर का पता दिया। मैं शाम की ट्रेन से परी के घर पर पहुंचा। वहां मुझे परी के मम्मी पापा मिले। मुझे देखते ही परी के पापा के आंख में आंसू आ गए। मैंने उनसे कहा, अंकल परी अब कैसी है? अंकल ने कहा, बेटा अभी भी परी की हालत पहले जैसी ही है। मैंने कहा, अंकल मुझे काजल के द्वारा परी के बारे में पता चला, वैसे परी को हुआ क्या था? अंकल ने कहा, पता नहीं बेटा, जब से वह कॉलेज से आई है तभी से इसकी हालत ऐसी है। मैंने कहा, मैं परी को देख कर आता हूँ। मैं इतना सोच ही रहा था कि तभी मेरा पैर दरवाजे की दहलीज पर लगा और मैं अपने अतीत को छोड़कर वास्तविक दुनिया में लौट आया। मैं परी की हालत से बहुत दुखी था। मैंने जाकर परी के पिता से पूछा, अंकल इसे खंडहर जैसे कमरे में क्यों रखा है? यहाँ आसपास कोई घर भी नहीं दिखाई देता है। अंकल ने कहा, बेटा परी की हालत रात को बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। वह रात को अजीब तरह की आवाज़ों में चिल्लाती है, इसी कारण इस गांव से दूर रखा है। मैंने कहा, अंकल मेरा विचार है कि परी पर शायद कोई भूत प्रेत आत्मा है। अंकल ने कहा, बेटा हो सकता है, क्योंकि परी उस रात बहुत देर से घर लौटी थी। मैंने कहा, अंकल आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्द ही कोई तरकीब निकाल लूँगा। परी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। इतना कहकर मैं वहाँ से चला गया। परी के पापा ने मुझे अपने घर के ऊपर वाला कमरा रहने को दिया। मैं अपने कमरे में बैठकर सोच ही रहा था कि मैंने परी के पापा को दिलासा दिया है कि वह जल्दी ठीक हो जाएगी, परंतु मैं ऐसा क्या करूं कि परी जल्दी ठीक हो जाएगी। इसी बात को सोचते हुए मैं खिड़की के पास गया और गांव का नज़ारा देखने लगा। चारों तरफ अंधेरा था, तारे आकाश में निकले हुए थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मैं यह सब देख ही रहा था कि अचानक मेरी नज़र दूर एक शमशान में गई। वहाँ एक हवन कुंड में आग जल रही थी। पास में ही तंत्र मंत्र का सामान रखा था। एक तांत्रिक बार बार हवन कुंड में आहुति दे रहा था और वहीं बगल में कंकाल की खोपड़ी पर सिंदूर लगा था। मैं उसे अचंभित होकर देख रहा था। उसे देखकर मेरे मन में एक विचार आया। मैंने सोचा, यह तांत्रिक तो काली शक्तियों के ज्ञाता है, मुझे इन्हीं से जाकर परी के बारे में बात करनी चाहिए। यह सोचकर मैं तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक मंत्र पढ़ रहा था। मैं घुटनों के बल तांत्रिक के सामने बैठ गया और तांत्रिक से बोला, बाबा मैं एक समस्या लेकर आया हूँ, कृपया करके आप उसका समाधान करें। तांत्रिक ने कहा, बच्चा क्या समस्या है? मैंने तांत्रिक को सारी बात बताई। तांत्रिक ने कहा, बेटा उस बच्ची पर काले जादू का साया है। काले जादू के सहारे किसी ने अपने घर के काले साये को उस बच्ची पर डाल दिया है। जब परी घर आ रही थी तब उसने चौराहे पर रखे हुए टोना टोटके पर अपना पैर रख दिया था। तब से वह पिशाच परी के पीछे पड़ गया है। मैंने कहा, बाबा इसका कोई उपाय है? तांत्रिक बोला, हाँ बेटा इसका एक उपाय है, परंतु वह उपाय बहुत कठिन है। उसमें एक सदस्य की जान चली जाएगी। पिशाच बहुत ताकतवर है, वह एक आदमी को मारकर ही जाएगा। मैं केवल बच्ची को बचा सकता हूँ। घर के एक सदस्य को अपनी जान देनी होगी और वह जान किसी की भी हो सकती है, यह पिशाच ही जानता है। तांत्रिक की इन बातों को सुनकर पहले मैं घबरा गया, फिर राजी हो गया। तांत्रिक ने मुझे एक ताबीज और थोड़ी राख दी और कहा, बेटा यह ताबीज लड़की के हाथ में बांध देना। जब तक यह ताबीज उसके हाथ में होगा पिशाच उसे कुछ नहीं कर सकता, और इस राख को उसके कमरे में फैला देना। मैंने वैसा ही किया। मैंने ताबीज को परी के हाथ में बांध दिया और राख को उसके
कमरे में छिड़क दिया, परंतु पिशाच बहुत ताकतवर था। अगली सुबह परी के पिता की मृत्यु हो गई। वह पिशाच उन्हें मार डाला। मुझे इस बात से बहुत पछतावा हो रहा था कि मैं परी को तो बचा पाया, लेकिन उसके पिता को नहीं बचा सका। मैं इस बात से खुश भी था कि मैं परी को बचा लिया। मैं परी को लेकर कॉलेज आ गया, परंतु परी अब पहले जैसी नहीं थी। वह चुपचाप बैठी रहती थी। मैंने सोचा कि वह अपने पिता के दुख के कारण ऐसा करती है, परंतु एक रात जब मैं पानी पीने के लिए उठा तो मैंने देखा परी का शरीर हवा में लटका हुआ है। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका अगला भाग जल्द ही आएगा और कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह कहानी कैसी लगी।